यह हमारे पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान का पाठ पहला ही है मनु। और आज हम जानेंगे कि मनु ने राज्य को चलाने के लिए धन के बारे में क्या कहा है, राजकोष व अर्थव्यवस्था संबंधी विचार, यानी कि धन कैसे कमाया जा सकता है राज्य को चलाने के लिए। मनु ने कहा है कि राजा को बगुले की तरह चिंतनशील होना चाहिए। जिस प्रकार एक बगुला मछली को पकड़ने के लिए हमेशा चोंच गड़ाए बैठा रहता है कि जैसी मछली आएगी तुरंत खटका मारूंगा, ठीक है, उसी प्रकार राजा को भी अपने पूरे राज्य पर प्रत्येक वो स्थान, वो स्रोत ढूंढते रहना चाहिए जहां से उसको धन की कमाई हो सके, ठीक है। मनु ने कहा है कि राजा को राज्य चलाने के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व होते हैं उसमें धन बहुत बड़ी चीज होती है। बगैर धन कोई कितना ही फाफा मार ले, लेकिन बगैर धन वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मनु ने कहा है कि धन राज्य चलाने के लिए एक आवश्यक तत्व है और हमें धन एकत्र करना चाहिए। एक बात और साथ में ही कहा है कि धन कर, उन्होंने कहा कि हमें कर लगाना चाहिए, यानी कि टैक्स। कर के मामले में मनु ने कहा है कि कर राजा को अपनी प्रजा के इतना वसूलना चाहिए, इतना वसूलना चाहिए कि प्रजा उस कर को देते टाइम खुश रहे। ऐसा ना हो कि राजा उनसे जबरदस्ती कर वसूल कर रहा हो, प्रजा उसका विद्रोह करे, उसका विरोध करे। ऐसा नहीं कर वसूलना चाहिए और ज्यादा कर नहीं वसूलना चाहिए जिसकी वजह से वो दुखी हो जाए प्रजा और वो विद्रोह कर दे राजा के प्रति, ठीक है। मनु ने कर वसूलते टाइम की और भी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि राजा को कर कम ना, अगर राजा कर ना ले तो राजा और कर ज्यादा ले तो प्रजा, दोनों का विनाश निश्चित है, ठीक है। कर के प्रति मनु ने कर वसूलने के कौन कौन से तरीके बताए हैं। पहला तो कर ही कहा है, पहले तो बलि कर कहा है मनु ने। बलि कर मनु ने कहा है कि प्रत्येक चीजों पर एक कर होना चाहिए, ठीक है। जैसे जहां पे कर लग सकता है उन चीजों पर हमें कर लगाना चाहिए, यानी कोई भी कर जिसका कोई निश्चित नाम ना दिया हो तो उसको बलि कर के अंदर रखा जाना चाहिए कि बलि कर है ये, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है शुल्क कर, यानी कि जैसे हम शुल्क कर उन्होंने किसके लिए कहा है, किसी चीज पर जो दम बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे पहले, एक एक के पास 500 बीघा जमीन हुआ करती थी, तो उनके पास शुल्क लगता था जमीन का। आज भी टैक्स लगता है जमीन का, लेकिन आज के टाइम में तो पता ही नहीं चलता है और बहुत कम लगता है, लेकिन उस समय ज्यादा लगता था और पहले पैसा नहीं देना पड़ता था। आप अनाज पहुंचा दीजिए, आप अनाज है तो अनाज पहुंचा दीजिए, धन है तो धन पहुंचा दीजिए, ठीक है। मनु ने शुल्क इस प्रकार कहा है। अगला बताया है दंड कर। यदि किसी ने अपराध कर दिया है और उसको अपराध का बदले में उसको दंड दिया जा रहा है, और दंड में भी दंड कर दिया जा रहा है कि मतलब 500 रुपया हर्जाना दीजिए, 1 दिन का कारावास, तो मनु ने कहा है कि वो दंड कर भी हमें एकत्रित करना चाहिए। हमें ये जितने भी कर बताए गए उनके अंदर एक बात मनु ने और कहा है कि ये सारे के सारे कर निश्चित किया जाए कि ये हमारे राजकोष में ही जाए, और राजा का ये कर्तव्य बनता है कि वो उन करों का इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए करे, ठीक है। अगला कर है भाग कर। भाग कर वो होता है प्रत्येक खेतीहर व्यक्ति के ऊपर लगता है। अगर व्यक्ति खेतीहर है, उसके पास 1 बीघा जमीन है, वो खेती करता है, तो उसके उपज का जो उपज हुआ है उसका आठवां हिस्सा, स्थान को देखते हुए, जैसे ज्यादा उपजाऊ स्थान है तो उसका 8वां हिस्सा, अगर कम उपजाऊ स्थान है तो उसका 10वां हिस्सा, और उससे भी कम उपजाऊ स्थान है, बंजर जैसी भूमि है मगर फिर भी थोड़ा बहुत उपज जाता है, तो उसका 12वां हिस्सा वो अन्न ले सकता है, ठीक है। मनु ने कहा है कि इस प्रकार से उसको कर वसूलना चाहिए, प्रत्येक चीज पर कर वसूलना चाहिए। मनु ने कहा है कि जो अब कर वसूल तो लिया है राजा ने, अब लेके खुद उसको चाट ना जाए, उस कर को लोक कल्याण के लिए लगाए। तो कौन कौन से सिद्धांत है, यानी वो कौन कौन से कारण है जिनके ऊपर उसको खर्च करना चाहिए। पहला है प्रजा रक्षण का सिद्धांत, ठीक है। मनु ने कहा है कि जो कर वसूले गए हैं उनको प्रजा के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए, आर्मी जो उस समय में सेना होती थी उसके ऊपर खर्च करना चाहिए, ठीक है। सड़क बनवानी चाहिए, नदी, कुएं, तालाब, जहां पे सिंचाई नहीं पहुंच रही वहां पे नहर पहुंचा दो, सिंचाई की कमी है, ठीक है। जहां पे जैसे गांव में जोताई की कोई सिस्टम नहीं है, लोग बाग हाथों से जोतते हैं, तो वहां पे 2 बैल सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा दिए जाए कि ये दोनों बैल पूरे गांव इनका खर्चा उठाएगा और ये 2 बैल पूरे गांव का खेत जोतेंगे, मतलब जितने लोग हैं सबका खेत जोतेंगे, ठीक है। वर्तमान समय में भी ऐसा नियम होना चाहिए, जिस गांव में खेती के लिए आज भी बैलों से खेत जोता जाता है वहां पे एक ट्रैक्टर दे दिया जाए और नियम बना दिया जाए कि इस ट्रैक्टर का सारा खर्चा पानी पूरा गाँव वाला मिलकर उठाएंगे, मगर इस ट्रैक्टर से पूरे गाँव की खेत जोती जाएगी, उपजाऊपन भी बढ़ेगा। और ट्रैक्टर कोई रोज रोज खराब होने वाली चीज थोड़ी ना है, कभी कभार खराब हो गई तो बनवा दिया जाएगा,
लेकिन उपजाऊपन बढ़ जाएगा, लोगों की आय बढ़ जाएगी, लोग राजा के प्रति निष्ठावान हो जाएंगे, कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे। लाभ पर कर का सिद्धांत। लाभ किसको कहते हैं? यदि कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, व्यापार करने के दौरान उसने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन उसमें से बहुत, मैंने एक 10 रुपए की चीज खरीदी, 12 रुपए में बेच दी, तब 12 रुपए के ऊपर करना लगाया जाए। 10 रुपए तो मेरा लगा है ना ऑलरेडी, वो मेरा मूलधन है। मूलधन हटाने के बाद जो 2 रुपये बचा है, उस 2 रुपए पे टैक्स लगाया जाए, और उस 2 रुपए में से 50 पैसे या 25 पैसे जितना भी बनता है राजा का, वो उसे दे दिया जाए। जो लाभ हुआ है मुझे, लाभ तो 2 रुपया हुआ मुझे ना, 10 रुपए तो मेरा खुद का मूलधन था, और मैंने 12 रुपए में बेचा है उसको, तो मूलधन को हटा के जो 2 रुपए लाभ हुए हैं, उन 2 रुपए पर जो टैक्स लगता है वही लाभ का टैक्स कर होता है। ठीक है, वो कर राजा को दे देना चाहिए। ठीक है, स्वेच्छा से, और नहीं दे देंगे तो राजा को वसूल करना चाहिए। राष्ट्रीय योजना का सिद्धांत। राजा को राष्ट्रीय योजनाएं चलानी चाहिए, जैसे अभी वर्तमान में बहुत सारी राष्ट्रीय योजनाएं चलती हैं, परिवार स्वच्छ भारत अभियान, ये राष्ट्रीय योजनाएं हैं, पूरे भारत को स्वच्छ करना है। तो आखिर उसका खर्चा कहाँ से आता है? गाड़ियां जो घूमती रहती है गलिया गलिया भर में, पेट्रोल क्या फोकट का आ रहा है? पेट्रोल देख रहे हैं कितना महंगा हो गया है। जो ड्राइवर उसको चला रहा है, जो ले जाके कचरा निकालने वाला है, या फिर कई ट्रैक्टर लेकर आ जाते हैं, नालियों में से कचरा निकाल के ट्रैक्टर पे लोड करके ले जाते हैं, तो ट्रैक्टर पे 5-7 जने होते हैं, वो का फोकट के काम कर रहे हैं, उनको कहाँ से सैलरी मिल रही है? हम ही लोग जो टैक्स देते हैं उसी टैक्स से उनकी सैलरी। ठीक है, तो राजा को ऐसे कार्य करने चाहिए। लोग राष्ट्रीय योजनाओं को चलाना चाहिए, जैसे कि उनको और भी बहुत सारी सुविधाएं देनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक उम्र को पेंशन देना चाहिए। तो ये पेंशन कहाँ से आ रहा है? उस व्यक्ति को फोकट का 500 रुपया कहाँ से मिल रहा है? हम लोगों का ही तो टैक्स है जो उनको मिल रहा है लाभ के तौर पे। व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। मनु ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यथा यानी दुख दर्दों से मुक्ति मिलना चाहिए। उसकी जो भी परेशानी है उसको जानिए, और उसकी मुक्ति के लिए कुछ कानून बनाइए, नियम बनाइए। ठीक है, और जो भी धन लगता है वो राजा ही लगाएगा, क्योंकि राजा को हम लोग टैक्स दे रहे हैं। टैक्स हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हमारी परेशानियों का, हमारे दुख दर्दों का हल करे। ठीक है, अधिक कर निषेध की सिद्धांत। मनु ने कहा है कि अब कर इतना भी ज्यादा ना लिया जाना लगे कि प्रजा ही गरीब हो जाएगी, प्रजा विद्रोह कर देगी। मनु ने कहा है कि अधिक कर वसूलने वाला राजा स्वयं और अस्वयं के बांधव और बंधुओं को नाश की तरफ लेके जाता है। ठीक है, मतलब इसका यह है कि ज्यादा कर वसूलने से प्रजा दुखी हो जाती है, वो राजा के खिलाफ हो जाती है। ये राजा ऐसा नहीं है, लोगों में चर्चा होने लगती है। राजा के मुंह पे तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो सर कलम करवा देगा, लेकिन राजा के पीठ पीछे यही बात होगी, और एक ना एक दिन वो दूर नहीं जब राजा के खिलाफ षड्यंत्र होने लगेंगे और राजा को हटाने की चर्चा होने लगेगी। उस समय उसका साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि उसने प्रजा के ऊपर भी बहुत ज्यादा कहर ढाए हैं। ठीक है, तो ये था मनु का राज्य कोष भरने का, और राज्य जो कोष भर गया है उस कोष को खर्च कहाँ किया जाएगा उसके कुछ सिद्धांत। अब हम जानेंगे कि मनु के परराष्ट्र नीति यानी विदेशियों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम देखते हैं। अब हम जानेंगे कि मनु ने परराष्ट्र नीति को सुधारने के लिए क्या नियम बनाए थे। परराष्ट्र नीति, नीति में इधर से मात्रा आएगा, परराष्ट्र नीति यानी कि जो विदेशी नीति है, विदेश नीति, इसको बनाए रखने के लिए मनु ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, क्या नियम कानून दिए। मनु ने इसके बारे में 2 बातें कही। पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा मनु ने पहला मंडल सिद्धांत दिया, और दूसरा मनु ने कहा कि ये हमारा नीति, षणगुणक नीति। ठीक है, मनु ने 2 सिद्धांत दिए, पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षणगुणक नीति। हम पहले मंडल सिद्धांत को समझेंगे, फिर समझेंगे षणगुणक नीति। तो परराष्ट्रीय विदेश नीति को बनाने के लिए मनु ने पहले तो कहा 2 नियम दिए मंडल सिद्धांत में भी। पहला शत्रु एवं मित्र का मित्र, ये दोनों, शत्रु का शत्रु हो या मित्र का मित्र हो, वो हमारा मित्र होता है। ठीक है, ये दोनों होता है। तो आप
इसी लाइन पर मनु ने कहा, और दूसरी लाइन मनु ने कहा कि कोई भी राज्य कोई भी पड़ोसी राज्य दुश्मन ही होता है। इसको समझाते हुए मनु ने एक डायग्राम दिया है, एक ग्राफ दिया है, उसको हम समझते हैं। इस ग्राफ को दो भागों में बांटेंगे। आप मुझे देखिए, एक तो मनु ने कहा है कि सामने वाला एक दिशा में कोई भी राज्य, उसके दोनों दिशा में शत्रु राज्य सटे होते हैं, एक आगे और एक पीछे। पहले हम आगे वाला समझेंगे एक डायग्राम में, और फिर पीछे वाला समझेंगे कि पीछे से वो क्या कहना चाहता है, कि जो पीछे के राज्य हैं वो राज्य क्या कैसा भाव रखते हैं और आगे के राज्यों कैसा भाव। पहले आगे के राज्यों का भाव समझते हैं। डायग्राम बना लेते हैं हम भी। ठीक है, मनु ने यहाँ पे दो भाग लिए। आगे का पहला अपना ही राज्य बता है, बीजी गीसु। बीजी गीसु का मतलब होता है विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला, यानी कि ये वो राज्य है जो विजय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इसके सामने के हम बात कर रहे हैं पीठ पीछे की, अभी बाद में बात करेंगे। ये तो एक राज्य है, और इसके सामने जो राज्य है वो उसका नाम है अरी राज्य। अरी का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, आप इसको समझिए कि कोई भी राज्य है, इसका जो पड़ोसी राज्य है वो इसका शत्रु ही होगा, कंफर्म है। मनु ने कहा है कि कोई भी पड़ोसी राज्य दुश्मन ही होता है, यानी कि ये राज्य विजय करना चाहता है लेकिन इसका पड़ोसी राज्य इसका शत्रु है। तो मनु ने कहा है कि इसका भी तो कोई पड़ोसी होगा, जैसे कि ये इसका पड़ोसी राज्य। एक और ले लेते हैं, मनु ने डायग्राम बताया है, तो ये इसका मित्र है, मतलब इसका पड़ोसी है ये। तो पड़ोसी ये भी शत्रु हो गए, इसका शत्रु हो गए, ये शत्रु हुआ इसका। लेकिन शत्रु का शत्रु, ये तो हमारा शत्रु था ही, ये शत्रु ही था, लेकिन इसका भी शत्रु हमारा मित्र होता है। मनु ने यही कहा ना कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, शत्रु का शत्रु एवं मित्र का मित्र होता है। ठीक है, इसका शत्रु ये है क्योंकि इसका पड़ोसी ये है, पड़ोसी दुश्मन होते हैं, दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, मनु ने कहा। ठीक है, साथ ही साथ अब इसका भी तो कोई पड़ोसी होगा, इसका पड़ोसी, यानी कि वो इसका दुश्मन होगा, इसका दुश्मन शत्रु। ठीक है, हमारे ये तो हमारा मित्र हो गया, मित्र राष्ट्र, ये नहीं हमारा मित्र। ठीक है, लेकिन ये और इसका शत्रु तो ये है, तो यहां पर भी तो यही नियम लागू होता है कि इसका शत्रु का शत्रु मित्र होता है, यानी इसका मित्र होगा ये मित्र, और हमारा शत्रु होगा ये। ठीक है, वज्जिगीसु का शत्रु होगा ये बीजिगीसु, और बीजिगीसु का ये मित्र होगा बीजिगीसु। आप समझ सकते हैं, क्योंकि मार्कर से लिखना नहीं बनना छोटे जगह पे, तो आप देख सकते हैं कि इसका मित्र, इसका शत्रु हमारा मित्र होता है, और इसका जो शत्रु है वो इसका मित्र होगा। तो 3 राज्य हो गए। अगला राज्य और मनु ने लिया है, मनु ने कहा है कि इसका शत्रु तो अब ये होगा ना, इसका पड़ोसी है ये दोनों, तो ये शत्रु हो जाएंगे। शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है, बताया ना, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है, यानी कि ये भी हमारा मित्र होगा। वज्जिगीसु का मित्र, इसका तो शत्रु है लेकिन वज्जिगीसु का मित्र है, वज्जिगीसु मित्र। इसका तो शत्रु है मगर हमारा मित्र है। मनु ने आगे की तरफ 4 राज्यों तक ये बात को ले गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके करके आप आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन इतना दूर आने के बाद मनु ने कहा है कि ये दोनों तो हो गए वज्जिगीसु और अरी, इन दोनों को मनु ने कहा है ये माध्यम है, यानी कि लड़ाई तो इन दोनों के बीच में ही हुई है, माध्यम।
इनके बीच में, लेकिन इतनी दूर तक आने के बाद वज्जिगिसु इसका शत्रु, शत्रु के बाद इसका मित्र, मित्र के बाद इसका शत्रु। आप समझ सकते हैं, ये डायग्राम मैंने समझा दिया आपको। शत्रु का शत्रु मित्र होता है और मित्र का मित्र भी मित्र होता है। एक और आगे तक ले जाते हैं। मनु ने और कहा है कि अब ये इसका मित्र, ये इसका शत्रु हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी है तो शत्रु होगा, और हमारा तो ये मित्र था, लेकिन हमारा जो ये शत्रु होगा, ये शत्रु का ये अब ये कहेगा कि इसका शत्रु तो शत्रु होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, तो इसका मित्र मित्र हो जाएगा ये, ठीक है। यानी वज्जिगिसु का शत्रु हो जाएगा ये मित्र है, ये शत्रु है। एक मित्र होगा, एक शत्रु होगा, एक मित्र होगा, एक शत्रु होगा, ठीक है। वज्जिगिसु शत्रु, ठीक है। मनु ने ये आगे के 4 राज्यों की बात की गई है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम मनु के पीछे के 4 राज्यों के बारे में जानेंगे। दो राज्य हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने अभी देख लिया। हम इसको उल्टा लेकर आएंगे, तो पहला हमारा ये था अरि, अरि पीठ की तरफ, यानी उल्टा चलेंगे हम, और ये था हमारा वज्जिगिसु, वज्जिगिसु, यही था ना। ये दोनों राज्य थे, ये दोनों राज्य, ये तो आगे बढ़ गए, अब हम इसके पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक राज्य होगा, वज्जिगिसु के पीछे जो राज्य होगा वो तो इसका शत्रु होगा, क्योंकि इसके सटा हुआ राज्य मनु ने कहा है कि पड़ोसी हमेशा दुश्मन ही होता है, इसका शत्रु है, वज्जिगिसु का शत्रु, वज्जिगिसु का ये शत्रु है। लेकिन शत्रु का शत्रु, इसका तो शत्रु ये था ही, लेकिन इसका भी शत्रु ये है, तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, मित्र, इसका मित्र है ये, ठीक है। लेकिन इसका भी तो कोई पड़ोसी होगा। मनु ने इसको एक खास नाम दिया है, पार्श्वी गुह, पार्षणी गुह, ठीक है। यानी पीठ का शत्रु। मनु के हमारा जो राज्य है वज्जिगिसु, इसका जो शत्रु होगा वो इसका मित्र होगा, लेकिन ये हमारे पीठ का शत्रु, यानी पीठ के पीछे चल रहे ना, पीठ के पीछे, तो पीठ का शत्रु हो गया। इसका अगला राज्य भी तो कोई होगा, ये राज्य, ये इसका शत्रु होगा, ठीक है। जब ये इसका शत्रु है तो शत्रु का शत्रु, ये हमारा शत्रु था, लेकिन इसका शत्रु ये है, शत्रु है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, ठीक है। इसको मनु ने कहा है कि पीठ का जो मित्र होता है, यानी हमारे पीठ के पीछे का, ये हमारा पहला मित्र है, इसको मनु ने नाम दिया आक्रांदक, आक्रांदक, ठीक है। लेकिन इसके अगला भी तो राज्य होगा कोई, हमारा ये मित्र था, लेकिन अगला जो इसका तो शत्रु होगा ये, ठीक है। इसका शत्रु, यानी हमारे मित्र का जो शत्रु होगा वो अरि का मित्र होगा कि नहीं। हमारा जो शत्रु है, शत्रु ये हमारा मित्र है, और मित्र का अगला तो शत्रु होगा, तो शत्रु ये हमारा शत्रु है, और शत्रु का शत्रु क्या होता है, मित्र होता है। क्योंकि हमारा वज्जिगिसु का ही तो राज्य है एक तरह से, अगर दोस्ती तो हुई मित्र, तो दुश्मन का दुश्मन, क्योंकि ये तो दुश्मन हुआ ना इसका अरि का, और इसका दुश्मन वो अरि का मित्र होगा। ऐसे ही करके करते आगे तक गया है, ठीक है। इसको पार्श्व ग्रह यानी पीठ का फिर से शत्रु माना जाएगा, क्योंकि जो अरि का मित्र होगा वो हमारा शत्रु होगा, जो हमारा मित्र होगा वो अरि का शत्रु होगा। तो मनु ने इस तरह करके पीछे की तरफ ले गया है, और इस तरह करके आगे की तरफ। आप बस इन नामों को ध्यान रखना, ये था मनु का मंडल सिद्धांत, यानी कि हमें किस तरह अपनी नीतियों को बना के रखना चाहिए। अगर हम लगातार 2-3 राज्यों को अपना मित्र बना लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज वर्तमान समय में आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारी तरफ पाकिस्तान भी है, वो हमारा, मनु ने एक बात साफ कही थी और अभी भी चलती आई है कि कोई भी पड़ोसी राज्य दुश्मन ही होता है। हमारा पाकिस्तान, हमारे चारों तरफ जितने भी देश बसे हुए हैं, सबके सब दुश्मन है।
क्योंकि वो हमेशा हमारे ऊपर गिद्ध की तरह नजर बनाए रखते हैं कि आज नहीं तो कल भारत को हम लूट ले जाएंगे। मगर बस की तो है नहीं, फाफा मारने से कुछ होने वाला नहीं है। सूरज कितना ही चमक ले, समुद्र को तो नहीं सुखा सकता, वही हाल है इनका। ठीक है, तो मनु की इस बात को सत्यता मिलती है, और ये बात आज भी सिद्ध होता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मनु का मंडल सिद्धांत बहुत जबरदस्त था, उसने अच्छी कल्पना की थी, बेहतरीन कल्पना की थी। मनु का अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्षण गुणक नीति जानेंगे।